बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। आज ठीक 3 हफ्ते के बाद बुशरा बीबी की इमरान खान से अडयाला जेल में मुलाकात हुई। इमरान खान ने उनका इस्तकबाल किया और उन्हें पढ़ने के लिए इस्लाम के हवाले से एक किताब तोहफे के तौर पर दी है। खान साहब और बुशरा बीबी ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू में सिर्फ एक पैगाम दिया और एक आवाज़ होकर दिया कि चाहे हमें सारी उम्र भी इसी अडयाला जेल में रहना पड़ा ना तो हम रह लेंगे, लेकिन पाकिस्तान की आवाम के हकूक पर इस तरह डाका नहीं डालने देंगे और पाकिस्तान की आवाम के मुस्तकबिल के लिए हम किसी किस्म की डील भी नहीं करेंगे। इमरान खान ने उन तमाम ताकतों को ये पैगाम दे दिया जो तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर हुकूमत बनाना चाहते थे, उनके साथ हुकूमत नहीं बनेगी और अवाम के मैंडेट पर जिस तरह डाका डाला गया, इस जाली मैंडेट के खिलाफ भी वो सरापा एहतजाज रहेंगे और डील किसी सूरत नहीं करेंगे। कर सकते थे ना, पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत बन जाती और इस वक्त इमरान खान जो है वो बाहर आ जाते, लेकिन उन्होंने ये नहीं किया। उन्होंने कहा कि मैंडेट का एहतराम करो, इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करवाओ और सीटें वापस करो और यही पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा। अब सहाफ़ी वहाँ पर गए हुए थे और आप अगर पिछले 48 घंटों को एनालाइज करें तो पाकिस्तान के अंदर एक ख़त को लेकर इस वक्त जो है ना वो बौछार आया हुआ है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बहुत सारे जो प्यार करने वाले सहाफ़ी हैं, उन्होंने ये बयानिया बनाना शुरू कर दिया कि इमरान खान ने शायद पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जाकर एक ऐसा ख़त लिखा है जिस ख़त के लिखने के बाद अब इमरान खान की जो जमात है वो शायद गद्दार बन गई पाकिस्तान की और इन्हें इसकी गद्दारी की सज़ा जो है वो मिलनी चाहिए। और इस किस्म का इंप्रेशन, ऐसे जुमले कहे गए और इस किस्म की बातें कही गई जो किसी सहाफ़ी को नहीं बल्कि किसी सियासी जमात के कारकुन को ज़ेब देती हैं, वो पाकिस्तान के मीडिया पर हमने सुनी और देखी। अब खान साहब से जो सहाफ़ी ने बात की कि खान साहब क्या आपने ये कहा, खान साहब ने क्या कहा? खान साहब ये कहते हैं कि अगर ऐसे हालात हों जहाँ पर पाकिस्तान की एक हुकूमत को जिसके पास अवामी मैंडेट नहीं है और आप उन्हें कर्जे पे कर्जा दे रहे हैं, तो फिर ये भी ज़रूर बताएं कि वो हुकूमत कर्जा वापस कैसे करेगी। मैं आपको व्यूअर्स एक बात बता दूं जो इसके साथ जुड़ी हुई है। जब भी IMF या कोई मुल्क कर्जा देता है ना तो वो उस रियासत को दिया जा रहा होता है, वो उस मुल्क को दिया जा रहा होता है, वो किसी सियासी जमात को कर्जा नहीं दिया जा रहा होता। वो क्या करते हैं, कर्जा लेते हैं, हुकूमत चलाते हैं, हुकूमत चलती है ठीक है, हुकूमत गिरती है तब भी ठीक है, आवाम के दरमियान जाकर झूठे नारे लगाएंगे और कहेंगे देखो हमारी हुकूमत करा दी, हमें काम नहीं करने दिया गया, लेकिन वो जो कर्जा है ना वो स्टैंड करता है। मैं आपको बहुत सारी एग्जाम्पल दे सकता हूं जहां पर आर्बिट्रेशन हुई रियासत पाकिस्तान और इंटरनेशनल फर्म्स के दरमियान। रिको डिक का मामला क्या है आपके सामने है। इसके साथ साथ कावे मुसफ़ी जिसने पाकिस्तान की हुकूमत से पैसे लिए और यहाँ पर जो पाकिस्तान की आवाम का पैसा पड़ा हुआ था अपनी फीस की मद में लेकर चला गया। तो वो जो एग्रीमेंट्स होते हैं और जो कर्जा होता है ना वो स्टैंड करता है। ये कर्जा नून लीग ने वापस नहीं करना, ये कर्जा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी वापस नहीं करना। हाँ, क्या हो सकता है कि आप एक रोड मैप दें और अब तक पाकिस्तान की जो तमाम सियासी जमातें जो हुकूमत बनाने जा रही हैं, इन्हें अपनी सियासत का रोड मैप जो है वो तो गरक होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इन्होंने पाकिस्तान के लिए क्या रोड मैप देना है, इनके पास इस सवाल का जवाब नहीं है। अब नवाज शरीफ की सिलेक्शन और इदारों को जिस तरह तबाह किया गया, और जो सबसे अहम नुक्ता और पाकिस्तान की आवाम के लिए ना ये सोचने की बात है, क्योंकि अब अगर आप सोचेंगे नहीं ना तो पाकिस्तान हर गुजरते दिन के साथ ना बहुत पीछे चला जाएगा, क्योंकि आपके मैंडेट के ऊपर डाका डाला गया और इसमें एक फर्द शामिल नहीं है, इसमें कई अफराद और कई इदारे शामिल हैं और सिर्फ एक फर्द को जितवाने के लिए, उसकी जमात को ऊपर लाने के लिए सब कुछ किया गया। नवाज शरीफ साहब की सजा को कुछ सेकंड्स के अंदर, कुछ मिनट्स के अंदर खत्म कर दिया जाता है और एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया गया, आपने देखा। और पाकिस्तान के अदालती निज़ाम को सिफर करके नवाज शरीफ को इस निज़ाम में प्लस प्लस जो है वो किया गया और इक़्तिदार की कुर्सी तक पहुंचा दिया गया पूरे के पूरे ख़ानदान को, चाहे वो हाउस ऑफ शरीफ हो, चाहे वो आसिफ अली जरदारी साहब हों, उनका पूरा का पूरा ख़ानदान असम्बली में पहुंच चुका है और इधर भी पूरे का पूरा ख़ानदान जो है एक पंजाब असम्बली में कब्जा करके बैठा हुआ है और दूसरा जो है वो आपको पाकिस्तान की पार्लियामेंट पे इस वक्त काबिज नज़र आएंगे। व्यूअर्स, मैं आपको एक अब ये बात बता दूं और इसका पूरे का पूरा एक जायज़ा आपके सामने हम रख दें कि इमरान खान के ख़त को लेकर साजिश क्या की जा रही है और किस किस्म का बयानिया बनाया जा रहा है, और वो निकात जो इमरान खान ने अपने इस ख़त के अंदर लिखे जो पाकिस्तान
कि हर फर्द की आवाज़ है, ये सिर्फ इमरान खान की आवाज़ नहीं है। खान साहब क्या कहते हैं जी कि IMF पाकिस्तान को कर्जा ना दे, बल्कि वो डिमांड कर रहे हैं पाकिस्तान की हुकूमत से कि खुदा के लिए कोई मुआशी रोड मैप दो पाकिस्तान को, और अगर रोड मैप नहीं दोगे और सख्त शराइत के ऊपर आपने IMF से कर्जा ले लिया तो फिर इससे क्या होगा। IMF आपको कहता है कि यार बिजली के नर्ख जो है ना बढ़ा दो, आपको बढ़ाने पड़ते हैं। IMF कहता है कि गैस के बिल जो अब आपने भेजने हैं ना वो नए टैरिफ की बुनियाद पर भेजे जाएंगे और आपको बढ़ाना पड़ता है। और मार्च के बिल आएंगे ना, आपको लग पता जाएगा पाकिस्तान के अंदर के बिल आपकी हुकूमत ने किसके कहने पर बढ़ाए। और यही बात खान साहब जो हम कर रहे हैं। खान साहब ने IMF को ख़त लिखकर उनसे कोई मुतालबा नहीं किया और ना ही ये कहा जाए कि जनाब उन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जाकर कोई चीज़ जो है वो IMF से उसका तकाजा करें, बल्कि इमरान खान ने IMF को एक प्लान दे दिया है। और प्लान किस नौयत का है मैं आपको ये भी बता देता हूँ। अगर आप इसके चार्टर को, जिसका जिक्र बार बार अली ज़फ़र साहब कर रहे हैं ना, ये जो IMF का जो एग्जिस्टेंस है ना पूरे का पूरा, वो क्यों था 1944 गालबन इसे बनाया गया इसलिए कि ऐसी इकोनॉमीज जो सस्टेन नहीं कर सकती, जिन्हें सहारे की ज़रूरत है, उन ममालिक को सहारा दिया जाए। लेकिन हमने क्या देखा कि IMF को अमेरिका जो है वो अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करता है। इनके 24 डायरेक्टर्स में से एक उनका भी वहाँ पे डायरेक्टर है और अमेरिका का वीटो पावर, यानी अमेरिका की मर्जी से फंड्स जो हैं वो ममालिक को, दुनिया के डेवलपिंग कंट्रीज़ को रिलीज़ किए जाते हैं। अब अमेरिका जो कहेगा वही IMF ने करना है। और ये इकोनॉमिक हिटमैन्स जो है ना दुनिया भर में ऐसे इदारों की शक्ल में मौजूद हैं जो सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, लेकिन वहाँ की इकोनॉमी के ज़रिए जो पॉलिटिकल फैसले हैं उनको कंट्रोल करते हैं। आपके चार्टर में लिखा हुआ है कि आपने हुकूमतों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है और गुड गवर्नेंस की आप बात करते हैं, लेकिन हो यहाँ भी क्या रहा है जो खान साहब ने जिसका जिक्र किया कि सियासी इस्तेहकाम नहीं है। जो इलेक्शन हुए उसके ऊपर आपको एक बहुत बड़ा इसके ऊपर जवाब देना था, लेकिन आपने वो जवाब नहीं दिया। आप महंगी और सख्त शराइत के ऊपर आप पाकिस्तान की आवाम को कर्जा देंगे तो फिर क्या होगा। आपको उनकी बात मानकर महंगाई मुल्क के अंदर करना पड़ेगी, जो हर चीज़ की कीमत जो है वो बढ़ेगी, तो फिर आवाम के साथ ये किस तरह की भलाई हो गई। सियासतदान आवाम के वोट से इक़्तिदार में आता है। वो खैर पाकिस्तान में तो निज़ाम ही कुछ और तरह चल रहा है ना, तो आप अगर उस वोट को तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं करेंगे अपने फैसलों के ज़रिए तो ये पाकिस्तान से दुश्मनी है। असल में ये दुश्मनी है जो सियासतदान कर्ज लेकर जो है वो पाकिस्तान की आवाम के साथ कर रहे हैं। अब सख्त शराइत, कीमतें ऊपर जाएंगी, मुआशी इस्तेहकाम और सियासी इस्तेहकाम साथ साथ जुड़ा हुआ है, ये आपको याद रखना है। व्यूअर्स, खान साहब ने कर्जे की मुखालफत की है और IMF की मुखालफत नहीं की है। 1978 के अंदर, 76 के अंदर, आई थिंक दैट वाज द टाइम ऑफ मार्गरेट थैचर, बरतानिया जैसे मुल्क ने भी IMF का दरवाज़ा खटखटाया, एक बेल आउट प्लान लिया। उस वक्त पाउंड स्टर्लिंग को मेंटेन करना था, उसकी पोजीशन को मार्केट के अंदर, तो ये हुआ। लेकिन इसके बाद UK ने कभी भी दरवाज़ा जो है नहीं खटखटाया। लेकिन अब वो तमाम डेवलपिंग कंट्रीज़ जहाँ पर IMF जाकर बैठ जाता है और वहाँ से मुख्तलिफ शराइत रख कर वहाँ की इकॉनमी के ज़रिए पॉलिटिकल फैसलों पर जो है उन्हें कंट्रोल करता है, ये फिर वापस नहीं जाता। और मैं आपको ये भी खबर दे दूँ कि IMF पाकिस्तान जो है ना सबसे ज़्यादा कर्जा, यानी दुनिया में नंबर पाकिस्तान का 5वां है जिसने सबसे ज़्यादा कर्जा IMF से लिया है। बाकी आपको इस खित्ते में कोई और नहीं मिलेगा। और यही बात इमरान खान साहब जो है वो कर रहे हैं। अब जो ख़त लिखा गया था उस पर रद्द अमल भी जी आ गया है और IMF की तरफ से रद्द अमल क्या आया मैं आपको बता देता हूँ कि IMF नई हुकूमत के साथ मिलकर काम करने को तैयार है। इमरान खान के ख़त पर तबसरा नहीं करूँगी, जो कहना था कह दिया। IMF डायरेक्टर कम्युनिकेशन की तरफ से ये बयान जो है वो जारी किया गया। अच्छा, अब उन्होंने ना कोई रिएक्शन नहीं दिया। उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं इमरान खान साहब, फिर उन्होंने ये भी नहीं कहा कि इमरान खान साहब गलत कह रहे हैं। मेरे लिए ये कंसर्न जो है वो इसलिए भी ज़्यादा है पॉलिटिकल फैसलों का और पॉलिटिकल एफिलिएशंस का कि अब से कुछ माह पहले जब आपका ही एक वफ्द जो है वो इमरान खान साहब से ज़मान पाक में जाकर मिला था, तो उस वक्त क्यों नहीं कहा गया, उस वक्त क्यों ये आवाज़ नहीं उठाई गई कि आप कौन होते हैं पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करने के। आज जितने भी बीरबल हैं, अरस्तू हैं, पाकिस्तान की मईशत को संभाला देने की जो इस वक्त दावेदार कुव्वतें हैं,
वो ज़रूर इस बात का जवाब दें कि उस वक्त भी कहना चाहिए था ना कि खान साहब से आप क्यों मिले हैं जाकर, आप जाकर नून लीग के लोगों से क्यों मिल रहे हैं, पीपल्स पार्टी के लोगों से क्यों मिल रहे हैं। उस वक्त तो किसी को कोई तकलीफ नहीं थी कि IMF के लोग जाकर मिल रहे हैं, और ये शायद पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि IMF का वक्त जो है वो जाकर तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे मिल रहा था। क्यों? सवाल ये था कि अगर निज़ाम उसके अंदर जो स्टेक होल्डर्स हैं वो ऑन बोर्ड नहीं होंगे और जो कर्जा दिया जा रहा है, जिस हुकूमत को दिया जा रहा है, वो हुकूमत स्टेबल नहीं होगी, तो फिर जो हमारा चार्टर है और जिस तरह से IMF का जो मेन किरदार है वो तो फिर फौत हो जाएगा ना। तो इसीलिए इसके ऊपर व्यूअर्स जो है वो एक सियासत की जा रही है। मैं आपको खबर ये भी दे दूं कि जो अल-कादिर ट्रस्ट केस है जी, इसके अंदर बुशरा बीबी और इमरान खान के अकाउंट में पैसे नहीं आए, लेकिन ये केस जो है बहुत तेज़ी के साथ जो चलाया जाएगा। 27 फरवरी को फर्द जुर्म जो है वो आयद होने जा रही है। अब देखना ये होगा कि फर्द जुर्म आयद होने के बाद कौन से जो शवाहिद हैं वो अदालत के रिकॉर्ड पर आते हैं। क्योंकि व्यूअर्स याद रखिएगा कि अब जो पार्लियामेंट के अंदर इस वक्त जो नंबर्स हैं ना वो बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गए हैं। मैं आपको ना आगे चलकर उनकी डिटेल भी बताऊंगा और क्या प्लानिंग की जा रही है, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये खबर दे दूं कि शेर अफजल खान मरवत साहब जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं और उन्होंने 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात को चैलेंज कर दिया है। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट में आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत दायर दरखास्त में इस्तदा की गई है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबर इलेक्शन कमीशन की तैनाती के साथ कौमी और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबी नताइज के तमाम फॉर्म 47 जो हैं उन्हें कलअदम करार दिया जाए। ये इस्तदा भी की गई कि साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा के इल्ज़ामात पर बनाई गई आला सतह कमेटी को कलअदम करार दिया जाए और धांधली के इल्ज़ामात की इंक्वायरी के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का हुक्म जो है वो दिया जाए, जो रावलपिंडी समेत मुल्क भर के इलेक्शन नताइज की जांच पड़ताल जो है वो करेगा। अब रजिस्ट्रार ऑफिस कहता है जी कि ऐसी कोई दरख्वास्त जो है नहीं आई, लेकिन देखना ये होगा कि अब इसके ऊपर कोई नंबर लगता है, सुप्रीम कोर्ट आज क्या कहती है और कोई इसमें डेवलपमेंट होगी या नहीं होगी, इसके लिए शायद हमें थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। मैं आपको ना एक और जो ये जो आपके बसरा साहब हैं, अच्छा इनके साथ जो एक वाकया पेश आया उसका भी मैं थोड़ा सा जिक्र कर दूं, क्योंकि इसलिए भी ज़रूरी था कि ये सुप्रीम कोर्ट में काजी साहब की अदालत में गए और वहाँ पर इनके साथ क्या हुआ। वो ये कहते हैं कि जब हम फॉर्म 45 लेकर इलेक्शन कमीशन और अदलिया के सामने इस वक्त फिर रहे हैं और 47 से जीतने वालों के फॉर्म 45 कहाँ हैं ये किसी को मालूम नहीं है। जब आप उनसे तकाजा करते हैं ना कि यार ठीक है जाओ जाकर तुम भी अपने फॉर्म 45 लेकर आओ, तो यार उनके पास फॉर्म 45 नहीं निकल रहे। ये अल्फाज हैं शेर अफजल जो शौकत बसरा साहब के। यही मुद्दा उठाकर वो सुप्रीम कोर्ट गए जहां पर उन्हें नहीं सुना गया और बल्कि एक तरह से उन्हें निकाल दिया गया। अब दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि जब मैं जेल से बाहर निकला तो टिकर्स और ख़बरें चल रही थी अदालत के हवाले से कि हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उन्होंने डांट पिलाई है शौकत बसरा साहब को और फिर वो धांधली की बात कर रहे थे और फिर ये भी कहा गया कि अगर आपने बाहर जाकर बात की तो आपने मुझे बताना है। भाई मैं तो आपके पास इस्तदा लेकर गया था उस धांधली के खिलाफ जो मुल्क के अंदर धांधली हुई, लेकिन हमें जो है उस अदालत से निकाल दिया गया। व्यूअर्स इसके अंदर एक और भी बात जो उन्होंने कही कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा धांधला हुआ है और आप पाकिस्तान के सबसे बड़े काजी हैं। शौकत बसरा झूठ बोले तो बेशक इसको सरेआम सजा दी जाए। मैं चैलेंज देता हूं कि जाजुल हक चीफ इलेक्शन कमिश्नर कुरान पर हलफ दें कि धांधला जो है वो नहीं हुआ। अब बात जो है ना वो क्योंकि अगर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी लोग हैं ना, चूंकि धांधली हुई है जी, इसके ऊपर किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए, इसीलिए वो कुरान उठाकर अदालतों में जा रहे हैं, वो कुरान उठाकर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के दफातर में जा रहे हैं, लेकिन ये जालिम लोग जो है ना ये सुन नहीं रहे, क्योंकि इन्हें भी मालूम है कि धांधली नहीं बल्कि धांधला हुआ, झुर्लू फेरे गए और अभी तक जो है ये सिलसिला जो है वो जारी है पाकिस्तान के अंदर। व्यूअर्स मैं आपको ना एक खबर ये दे दूं कि अब इस धांधली के ज़रिए एक नया खेल जो खेला गया है और खेल ये खेला गया जी कि हमने आपके नंबर्स जो है ना उन्हें बढ़ने नहीं देना। और नंबर्स कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यानी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो नई नोटिफिकेशंस हुए हैं और जो नए नंबर जिस वक्त आ गए हैं उनके मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने जो डिटेल्स जारी की हैं, नून लीग ने 75 जनरल नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की है जी। 9 आज़ाद अरकान की शमूलियत के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अरकान की जनरल नशिस्तें 84 हो गई हैं।
मुस्लिम लीग नून को अक़लियतों की 4, ख़वातीन की 20 नशिस्तें मिली और इस तरह इनकी अब कौमी असम्बली में अब ये जो नंबर्स हैं आपने काउंट करते जाना है और मैं साथ साथ आपके सामने ये फिगर्स भी रखता हूँ कि अब होगी जी 104 होगी जी। इसके साथ साथ ये जो आपके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले हैं जी, इनकी नशिस्तें हैं 54 जनरल और जो इन्हें मखसूस नशिस्तें मिली हैं इसके बाद होगी हैं 68। ठीक है जी। अब 108 में अगर आप जमा करें 68 तो ये हो जाते हैं 176 और इसके साथ साथ जो MQM पाकिस्तान है उनकी सीट्स हो जाती हैं 22 और टोटल होगी 198। इसके साथ साथ जो बाकी लोग हैं जिनमें काफ लीग वो भी गालबन नहीं बल्कि यकीनन इनके साथ जाएंगे तो ये टोटल हो जाएंगी 203 और इसके साथ साथ इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के 3 उम्मीदवार कामयाब हुए और इनकी टोटल नशिस्तें जो मखसूस नशिस्त को मिलाकर इनको अगर आप जमा कर दें इसके अंदर 203 में तो ये बन जाती हैं आपकी 207 और 207 नशिस्तों के ऊपर इस वक्त ये इत्तेहाद जो है वो खड़ा हुआ है। ठीक हो गया। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस इत्तेहाद से अलग हो जाती है हुकूमत तो गिर जाएगी क्योंकि आपके पास इतने नंबर्स नहीं हैं कि आप इस पूरे मोमेंटम को मेंटेन कर रख सकें, इस हुकूमत को चला सकें। क्योंकि अगर आप 207 में से माइनस कर देना जी 68 तो नंबर आ जाता है 139 का, तो 139 पर तो हुकूमत जो है वो नहीं रहेगी। लेकिन दूसरी तरफ इस पूरे सिस्टम के अंदर अगर कोई विनर है ना जी तो वो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जिस दिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अलग हो गई ये हुकूमत गिर जाएगी। अब मैं आपको एक और दूसरी सिचुएशन में बता दूं कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PTI के लोगों के साथ मिलकर हुकूमत बनाना चाहे ना वो नहीं बन सकेगी क्योंकि वो नंबर्स क्या बता रहे हैं। एक तो आपको जो नंबर्स दिए गए हैं 81 आज़ाद उम्मीदवारों के सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वो नहीं मिले, यानी 93 नहीं मिला। 2 इनमें से बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब थे, वो उन्होंने आज़ाद हैसियत में ही रहे और बाकी जो लोग जिनको सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल नहीं किया गया उनके बारे में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये कहता है कि जनाब इन्होंने 72 घंटे के बाद अपनी दरख्वास्त दी है इसलिए हम इसे नहीं मानते। तो अगर जो नंबर्स हैं 81 के, चूंकि इन्होंने कैलकुलेशन की थी ना उसके बाद ये सारा खेल खेला गया। 81 नंबरों में यानी 81 सीट्स के अंदर आप अगर जमा कर लें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 54 सीट्स तो जनाब बन जाती हैं 135। तो 135 के साथ तो हुकूमत नहीं बनेगी, मखसूस नशिस्तें आपको मिलेंगी नहीं। तो इसीलिए अब जब भी गिरेगी हुकूमत गिरेगी, अब जब भी नून लीग जो है उनका इक़्तिदार ख़त्म होगा तो उन्हें अब घर ही जाना पड़ेगा और वो अपोजिशन में शायद ना बैठ सकें। और दूसरी तरफ ये नंबर्स जो हैं और अगर इलेक्शन कमीशन को ये कहे कि जनाब कोई फ़ैसला इनके हक़ में आ जाएगा तो मुझे नहीं लगता कि अब कोई फ़ैसला हक़ में आएगा। हाँ, जिस दिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये फ़ैसला कर लिया कि हमने अब इस इक़्तिदार में नहीं बैठना और हमने अलग होना है, वो दिन जो है पाकिस्तान में वफाक के अंदर वो आखिरी दिन होगा हुकूमत का और कोई चाहे भी तो इस हुकूमत को जो है वो नहीं बचा सकता। इसीलिए तमाम शराइ जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अब इन्हें जो है वो मानना पड़ेंगे। मैं व्यूअर्स आपको ये भी खबर दे दूं कि 8 नशिस्तों का तोहफा दिया गया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से और ये 8 की 8 नशिस्तें जिस तरह से इंतखाबात हुए बल्ले का निशान इलेक्शन जल्द से जल्द कराएं क्योंकि वहाँ पर भी एक मसला बन गया है और वो बैरिस्टर अली ज़फ़र ये कहते हैं कि जनाब मैं अगर चेयरमैन बन गया या मुझे इंतखाब में मैंने चला गया तो केसेस से मेरी तवज्जो हट जाएगी। तो वहाँ पर भी एक मसला बना हुआ है। तो देखना ये होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो किसको खान साहब किसका नाम लेते हैं। और मैं आपको एक बात ये बताऊं कि अगर सियासी लीडरशिप नहीं आएगी ना तो शायद ये एक प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि एक धड़ा नहीं जनाब कई धड़े जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वकला के साथ मौजूद हैं और सबकी ये कोशिश है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चेयरमैनशिप जो है वो किसी तरह उन्हें मिल जाए। मैं आपको व्यूअर्स ये भी खबर दे दूं कि जो 8 नशिस्तें इनमें कहाँ से खाली हुई हैं जी। एक तो मुस्लिम लीग नून ने नामजद वज़ीर आला पंजाब, अब तो खैर वो वज़ीर आला हो गई हैं जी, मरियम के सिवा तमाम सीनियर पार्टी क़यादत को सूबाई असम्बली की नशिस्तें छोड़ने की हिदायत कर दी है। शहबाज शरीफ कसूर लाहौर की सूबाई नशिस्तें छोड़ देंगे यानी 2 नशिस्तें खाली होंगी। हमजा जो है वो लाहौर की नशिस्त छोड़ देंगे। सरदार गुलाम अब्बास चकवाल की सूबाई नशिस्त जो है वो छोड़ देंगे। राना तनवीर शेखुपुरा की सूबाई नशिस्त से दस्तबरदार होंगे और एहसन इकबाल नारवाल की सूबाई नशिस्त जो छोड़ देंगे। सरदार अवैस लगारी साहब डेरा गाजी खान की सूबाई नशिस्त छोड़ेंगे। जमाल कमाल लसबेला की सूबाई नशिस्त से दस्तबरदार होंगे। अच्छा, आपने गौर किया कि बेटे को वो ऊपर लेके जा रहे हैं शहबाज साहब और उन्होंने उनको नीचे नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा जी कि ये लड़ेंगे लिहाजा हम जो है वो ऊपर जाएं और मौका ना मिले
कि ये सूबे में यानी पंजाब में रहकर कोई ऐसी साजिश कर सकें, यानी महलाती साजिश हो और मरीम का जो है पता साफ हो जाए, तो इसलिए उन्हें कौमी असम्बली में ले जाया जा रहा है। और ये इस वक्त की सिचुएशन है जिस पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बाई इलेक्शन के अंदर एक तगड़ा मुकाबला होगा, और तगड़ा मुकाबला जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से होगा। इन्होंने क्या करना है, हुकूमत की मशीनरी ज़रूर इस्तेमाल होगी और कोशिश ये होगी कि नताइज अपने हक में जो है उन्हें कन्वर्ट किया जाए। मैं आपको खबर ये भी दे दूं कि MQM जो है ना वो भी पावर शेयरिंग फार्मूले के ऊपर अड़गी है, और वो कह रही है कि साडा हक इत्थे रख, और 22 सीटों के साथ जो है अब वो मुतालबा कर रही है, और नून लीग की ये मजबूरी है। अगर नून लीग उनकी फरमाइशें पूरी नहीं करती, गवर्नरशिप कामरान टेसूरी साहब को नहीं मिलती, और बाकी मामला भी उनकी मर्ज़ी के मुताबिक, यानी 4-5 इन्हें वजारतें वफाक के अंदर चाहिए, अगर नहीं मिलती तो शायद वो हुकूमत के अंदर ना बैठें। लेकिन खैर इनकी इतनी मजाल क्या, अच्छे बच्चों की तरह ये हुकूमत में बैठेंगे जब तक इन्हें बैठने का कहा जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह के बाद।